नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम हिंदी साहित्य का इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और ये जो शस्त्र रहेगा वो हमारा घटना चक्र से संबंधित रहेगा। जो टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूरी बुक का हम एनालिसिस करेंगे और सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है वो किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा दा तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने। तो इसका आंसर भी है, दिख रहा है आप लोगों को। तो इसका कोई सही आंसर होगा गारसा दा तासी। ये घटना चक्र इसलिए करा रहे हैं कि हर एग्जाम के लिए घटना चक्र महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। इसका एनालिसिस देखते हैं क्या है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दा तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में हिस्toire द लिटरेचर एंदोई ये हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। प्रथम भाग है जो 1839 में तथा द्वितीय भाग जो है 1847 में प्रकाशित हुआ। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो क्या हैं? सन 1888 ईस्वी में ये एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। ये था इसका क्वेश्चन का एनालिसिस। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सर्वप्रथम जो प्रयास है वो किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, गारसा दा तासी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये KBS 2014 में प्रवक्ता में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? गारसा दा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसा दा तासी ने। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो किस भाषा में हुआ? अभी ऊपर देखा था हम लोगों ने, फ्रेंच भाषा में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है जिसकी व्याख्या दी गई है उस क्वेश्चन की, तो उस क्वेश्चन की व्याख्या पूरी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। क्या नाम था? रामचंद्र शुक्ल, गारसा दा तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम था गारसा दा तासी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कौन सा जो है प्रथम इतिहास ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज, हिस्toire द लिटरेचर एंदोई ये हिंदुस्तानी, ताज किराय शुआरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हिस्toire द ला लिटरेचर एंदोई ये हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। क्या है? गारसा दा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये देखो PGT में 2002 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा गारसा दा तासी।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? ये टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंच भाषा में। किस में पूछा गया था? फ्रेंच भाषा में। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि हिंदी साहित्य का यानी हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? जोजुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। ये पीजीटी 2009 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा जोसुआ केटलर, जो हैं हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। इसका जो व्याख्या है वो क्या है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान जोसुआ केटलर डच, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत में आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया। किन्होंने दिया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। उसके बाद सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रज भाषा में व्याकरण प्रकाशित हुआ। इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 और हिंदी निरुक्त 1949, हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? किसको जाता है? शिव सिंह सेंगर को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज ग्रियर्सन को, मिश्र बंधु को। तो ये जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। इसका व्याख्या देखते हैं, क्या है इसकी व्याख्या? कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी गोविंद रतनमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या धर्मशास्त्र का इतिहास? तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशन, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1917, 1918, 1919 या 1929? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? कौन सी भूमिका थी वो? कौन सी रचना थी? तो वो रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास था। जो रामचंद्र शुक्ल की रचना थी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे ही
बाद में स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास केवल स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। कौन हैं? पादरी एफीके, पादरी एडसीन ग्रीव्स, गार्सा दा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये जो हैं पादरी एडसीन ग्रीव्स जो हैं ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ये पीजीटी 2000 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास जो है स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक जो हैं पादरी एडसीन ग्रीव्स हैं। पादरी एफई के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है से नाम से प्रकाशित हुआ। दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद जो था वो किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे ने, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने। तो किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद जो था वो किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, किशोरीलाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्य में से एक थे। गुप्त जी को बिंद गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी कृत हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति थी वो सूर सागर की टीका जो 4 खंडों में थी। अगला क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। क्या नाम है? तो इसके लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? किसका किया था? तो इन्होंने किशोरीलाल गुप्त ने किया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इनमें से किस साहित्यिक ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवादित किया था? तो किसको किया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो किसके लेखन में मिलता है? शिव सिंह सेंगर के, महेश दत्त शुक्ल के, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। इसकी व्याख्या क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास काल का विभाजन करने वाले प्रथम साहित्यकार जो थे वो जॉर्ज ग्रियर्सन थे। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी? 1400 ईस्वी तक मानी थी। अगला क्वेश्चन है कि किस साहित्यिक इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया?
मिश्रबंधु, गिरियर्शन, हरिऔध, श्याम सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मिश्रबंधु। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला इसकी व्याख्या है कि हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्रबंधुओं ने अपनी कृति जो रचना थी मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया। इस प्रकार मिश्रबंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के लेखकों का नाम जो था वो क्या था। इसके लेखकों का नाम था श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, राम बिहारी नहीं था। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देख लेते हैं कि मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्रबंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम भाग का प्रकाशन 1913 में किया गया, जबकि चौथा भाग का 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित करवाया। ये इस बार एनटीए नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि मिश्रबंधु विनोद के भाग कितने हैं। तो कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग जो है वो कब प्रकाशित हुआ। तो चौथा भाग 1934 में, प्रथम भाग 1913 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। तो कितने भागों में है? 4 भागों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिश्रबंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी। कितनी? 1890 से संमत 1925, संमत 1791 से 1889, संमत 1890 से संमत 1925, संमत 1791 से संमत 1889। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा संमत 1890 से संमत 1925 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? एक बार इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार: प्रारंभिक काल 700 से 1400 संवत तक, माध्यमिक काल 1445 से 1680, अलंकृत काल 1681 से 1889, परिवर्तन काल 1890 से 1925 विषमवत, वर्तमान काल 26 से 1926 से अब तक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था। प्रथम उत्थान का जो समय था वो किया था 1868 से 1893 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल ने। इसकी व्याख्या क्या है वो देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी, संवत 1925 से 1950 तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी, संवत में 1950 से 1975 तक तय किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया।
उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का कालविधि क्या मानी थी? तो प्रथम उत्थान की कालविधि संवत 1925 से 1950 ईस्वी तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया था? तो द्वितीय उत्थान का जो समय था ईस्वी में तय किया था 1893 से 1918। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। ये पीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है 2003 में, 1893 में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो किस संस्था ने किया था? नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। ये पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित राम नारायण मिश्र थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। कौन नहीं थे? रामचंद्र वर्मा नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। इसकी जो व्याख्या है वो क्या है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी। इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास तथा पंडित राम नारायण मिश्र तथा डॉक्टर शिव कुमार सिंह जैसी प्रवृत्तियों का मुख्य योगदान रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया। हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? किशोरीलाल वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1800 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या है कि बेलजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो थी वो टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन के निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ बेलजली ने की थी। गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा जो थी वो प्रयोग की। पंडितों लल्लू लाल एवं
सदल मिश्र की नियुक्ति की थी भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2017 में 1800 ईस्वी। अगला क्वेश्चन फिर से वही 1800 ईस्वी। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो कलकत्ता में जो थे वो थे जॉन गिलक्राइस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन कि सदल मिश्र की भाषा की विशेषता थी, कौन सी भाषा थी? सदल मिश्र की पूर्वीपन, कौन सी थी? पूर्वीपन जो थी इनकी विशेषता थी। इसकी व्याख्या क्या है कि सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवढीड़ा गांव के रहने वाले शासदीपी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण जो है कथन है, क्या है कि आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा था वह खड़ी बोली थी। खड़ी बोली गद्य ही है। अगला पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित है। चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। अगला पॉइंट है कि सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र को 2 गद्य कृतियां हैं, नासिकेतोपाख्यान और चंद्रावती 1803 और दूसरी है रामचरित 1806। अगला पॉइंट है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। अगला पॉइंट कि श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में ईशा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया। किसने? श्याम सुंदर दास ने। उसके बाद है कि लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रजभाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता तथा शैली आख्यात्मक होती है। अगला पॉइंट है कि मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव रहता है। किसकी भाषा पर? सदा सुखलाल की भाषा जो सुख सागर में है। ईसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, उसे उदय भान चरित भी कहा जाता है। रानी केतकी का दूसरा नाम या पूछा जाए या क्या कहा जाता है तो उदय भान चरित भी कहा जाता है। इसकी भाषा उर्दू एवं फारसी का प्रभाव है, तीनों भाषाएं हैं। अगला है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। अगला पॉइंट है कि सदल मिश्र की अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं? हुलहंद के बिछाने, सोनम के थम, चहूदीसी बरतते थे, बजाने लगा कदंती आदि, ये सदल मिश्र की कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो कौन सा है? प्रेम सागर। कौन सा है? प्रेम सागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की है। अगला क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? रानी केतकी की जो कहानी के लेखक हैं वो हैं ईशा अल्लाह खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि रानी केतकी के कहानी के रचनाकार, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, ईशा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम में से कौन विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक कौन थे? तो हिंदी के अध्यापक के रूप में सदल मिश्र थे। कौन थे? सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है
कि इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? तो वो थे लल्लू लाल। कौन थे? लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है कि ना सीखे तो पाख्यान के लेखक कौन हैं? तो ये तो हर किसी को पता है, सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? ना सीखे तो पाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। फिर से रिपीट हुआ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो ना सीखे तो पाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि उदय भान चरित के लेखक जो हैं वो कौन है? ईशा अल्लाह खां। उदय भान चरित रानी केतकी का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है कि सुख सागर की रचना किसने की थी? सुख सागर की सदा शुक्लाल ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि सुख सागर का विषय है, क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग जो है सुख सागर का विषय है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुखराय निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जो ने पद्यानुवाद किया था। इनकी दो अन्य गद्य रचनाएं थीं, अवश्य सुरासर निर्णय और निबंधात्मक रचना सज्जन दुर्जन का विवेचन, वर्तिका बाबा दयालु के ध्रुव पदों का भास था। अगला क्वेश्चन है कि भाषा योग वरिष्ठ के लेखक जो हैं वो कौन हैं? वो हैं राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वरिष्ठ के लेखक। अगला क्वेश्चन है व्याख्या है क्वेश्चन की कि भाषा योग वरिष्ठ के लेखक जो हैं वो राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया साफ सुथरा ग्रंथ बताया। अन्य महत्वपूर्ण अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वरिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ भी माना है। इसकी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि थी, भाषा योग वरिष्ठ की। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।